हेलो दोस्तों। इकोनॉमी एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। हम लोग इस चैनल के माध्यम से इंडियन इकोनॉमी, जो सामान्यतः हम लोग कहते हैं कि बहुत डायनेमिक सब्जेक्ट होता है, कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट होता है, तो हम लोग इस चैनल के माध्यम से कोशिश करेंगे कि इंडियन इकोनॉमी को कैसे समझा जाए, कैसे इसको पढ़ा जाए, और जो भी यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम हो या एसएससी एग्ज़ाम हो, सीजीएल हो, उसमें जो इंडियन इकोनॉमी से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए हम लोग एक सबसे पहले आज एक सिलेबस को तैयार करेंगे कि हम लोग को इंडियन इकोनॉमी पढ़ना क्या है। और जब सिलेबस तैयार हो जाएगा तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर देखेंगे कि इंडियन इकोनॉमी को पढ़ा कैसे जाए, इंडियन इकोनॉमी को पढ़ा कैसे जाए, इस पे हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर सिलेबस की बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग इसमें सिलेबस में देखेंगे कि अर्थशास्त्र का परिचय हम लोग देखेंगे। सबसे पहले जो अर्थशास्त्र विषय है, इस विषय के बारे में हम लोग जानेंगे कि अर्थशास्त्र विषय है क्या। सबसे पहला हम लोग का हेडिंग होगा अर्थशास्त्र का परिचय। सबसे पहले हम लोग काम करेंगे अर्थशास्त्र के परिचय पे। दूसरा हम लोग फिर देखेंगे इसी में कि अर्थव्यवस्था तथा अर्थशास्त्र में क्या अंतर है, में अंतर। क्योंकि ये भी एक लोगों के बीच में समस्या होती है कि कुछ लोग अर्थशास्त्र को लेकर के, अर्थव्यवस्था को लेकर के कन्फ्यूजन में रहते हैं कि किसको अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है, अर्थशास्त्र का मतलब क्या होता है। तीसरा हम लोग का हेडिंग होगा अर्थव्यवस्था के प्रकार। अर्थव्यवस्था के प्रकार को देखेंगे। तो जब यहाँ प्रकार की बात करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि अर्थव्यवस्थाएं विभिन्न प्रकार की होती है। अगर सरकार की भूमिका के आधार पर देखते हैं तो अर्थव्यवस्थाएं सामान्यतः तीन प्रकार के हैं। सरकार की भूमिका के आधार पर देखते हैं तो अर्थव्यवस्थाएं तीन प्रकार की है, जिसमें हम लोग कहते हैं कि समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। उसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार पर जब हम देखते हैं तो अर्थव्यवस्थाएं दो प्रकार की होती है। एक को कहते हैं खुली अर्थव्यवस्था, दूसरे को कहते हैं बंद अर्थव्यवस्था, ओपन इकोनॉमी, क्लोज इकोनॉमी। उसी प्रकार जब नियोजन के आधार पर देखते हैं तो अर्थव्यवस्थाएं दो प्रकार की होती है। एक नियोजित अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, दूसरा गैर नियोजित अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। फिर अगर अगला देखते हैं कि विकास की अवस्था पर अर्थव्यवस्थाएं, तो विकास की अवस्था पे जब अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो तीन प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं होती है। एक विकसित अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, दूसरा विकासशील अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, तीसरा अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। फिर जब क्षेत्रक के आधार पर देखते हैं तो क्षेत्रक के आधार पर अर्थव्यवस्थाएं फिर तीन प्रकार की होती है। हम लोग कहते हैं कृषि आधारित अर्थव्यवस्था, उद्योग आधारित अर्थव्यवस्था और सेवा आधारित अर्थव्यवस्था। तो हम लोग इस टॉपिक के अंतर्गत अर्थव्यवस्था के जो प्रकार हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इस अर्थव्यवस्था के प्रकार के अंतर्गत हम लोग विभिन्न प्रकार की अर्थव्यवस्था की बात करेंगे। जैसा कि अभी आप लोग के साथ हमने चर्चा किया कि जब सरकार की भूमिका की बात करेंगे, सरकार की भूमिका की बात करेंगे तो अर्थव्यवस्थाएं कितने प्रकार की होगी? तीन प्रकार की। कहते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था फिर बात करते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित
अर्थव्यवस्था। अब ये जो तीनों अर्थव्यवस्था की हम लोग बात कर रहे हैं, ये तीनों अर्थव्यवस्था में बेसिक अंतर क्या है, इसके बारे में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। फिर जब हम लोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार पर देखते हैं, तो व्यापार के आधार पर देखते हैं तो अर्थव्यवस्थाएं कितने प्रकार की है, तो दो प्रकार की है। एक बंद अर्थव्यवस्था है, दूसरा फिर ओपन अर्थव्यवस्था है। एक बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं, दूसरा खुली अर्थव्यवस्था कहा जाता है। तो जैसा हम लोग चर्चा कर रहे थे कि खुली अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, फिर जब नियोजन के आधार पर देखते हैं, नियोजन के आधार पर देखते हैं तो अर्थव्यवस्थाएं को दो हिस्सों में बांटते हैं। नियोजित अर्थव्यवस्था, नियोजित अर्थव्यवस्था, तथा दूसरा बांटते हैं गैर नियोजित अर्थव्यवस्था। उसी प्रकार जब विकास की अवस्था के आधार पर देखते हैं, विकास की अवस्था के आधार पर देखते हैं तो अर्थव्यवस्थाएं फिर तीन प्रकार की होती है। एक को कहते हैं विकसित अर्थव्यवस्था, दूसरा को कहते हैं विकासशील अर्थव्यवस्था, और तीसरा को कहते हैं अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। उसी प्रकार जब क्षेत्रक के आधार पर देखते हैं तो क्षेत्रक के आधार पर अर्थव्यवस्थाएं कितने प्रकार की होती है, तो तीन प्रकार की होती है। तो हम लोग कहते हैं कृषि आधारित अर्थव्यवस्था, उद्योग आधारित अर्थव्यवस्था, और फिर सेवा आधारित अर्थव्यवस्था। तो हम लोग ये अर्थव्यवस्था का जो प्रकार जब देखेंगे तो हम इस सब में बेसिक क्या क्या डिफरेंस है, अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या डिफरेंस है, मिश्रित अर्थव्यवस्था हम लोग कहेंगे किसको, तो इन सब के बारे में हम लोग डिटेल इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। फिर आगे जब बढ़ते हैं तो हम लोग ये सिलेबस के कड़ी में आगे फिर देखेंगे कि अर्थशास्त्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अवधारणा देखेंगे। जैसे कि हम लोग मांग का नियम की बात करते हैं, पूर्ति के नियम की बात करते हैं, लोच की बात करते हैं, बाजार की बात करते हैं, तो ये सब हम लोग कुछ इससे संबंधित टर्मिनोलॉजी का हम लोग फिर बात करेंगे। अगले टॉपिक जब हम लोग बात करेंगे सिलेबस में तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे राष्ट्रीय आय की। राष्ट्रीय आय की हम लोग बात करेंगे, नेशनल इनकम की बात करेंगे। इसी नेशनल इनकम में हम लोग राष्ट्रीय आय से संबंधित विभिन्न प्रकार के क्या हैं, अवधारणाएं हैं, विभिन्न प्रकार के अवधारणा है, राष्ट्रीय आय से संबंधित विभिन्न प्रकार के अवधारणा है। अब इस अवधारणा में हम लोग देखेंगे, जैसा कि जानते होंगे हम लोग कि जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, पीसीआई, डिस्पोजेबल इनकम जिसको कहते हैं व्यय योग्य आय कहते हैं, ठीक है। फिर उसी प्रकार हम लोग जब जीडीपी की बात करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि जब जीडीपी की बात करते हैं तो जीडीपी की जब रैंकिंग करते हैं तो हम लोग जीडीपी में रैंकिंग में देखते हैं कि एक विनिमय दर के आधार पर, विनिमय दर के आधार पर भारत का जीडीपी का क्या पोजीशन है पूरे विश्व में। और फिर दूसरा देखते हैं पीपीपी के आधार पे, इसको हिंदी में कहते हैं क्रय शक्ति समता, क्रय शक्ति समता के आधार पर जीडीपी का क्या रैंकिंग है। तो फिर इसी टॉपिक में हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय आय में कि जब राष्ट्रीय आय की बात करते हैं तो जैसा कि हम लोग राष्ट्रीय आय के बारे में जानते होंगे कि एक देश में एक वित्तीय वर्ष में देश के निवासियों की कुल आय ह्रास घटाने के उपरांत साधन लागत पर जो मापा जाता है, तो जो साधन लागत पर मापा जाता है उसमें हम लोग बात करते हैं कि अंतिम मूल्य होता है। अंतिम मूल्य यानी कि किसी भी वस्तु एवं सेवा का जो अंतिम बाजार मूल्य होता है उसी को राष्ट्रीय आय में गणना में हम लोग शामिल करते हैं। तो यहाँ फिर हम लोग देखेंगे कि राष्ट्रीय आय में किनको शामिल किया जाता है, किनको सम्मिलित किया जाता है और किनको सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो हम लोग यहाँ पे एक
लिस्ट देखने का प्रयास करेंगे। दूसरा फिर देखेंगे कि 2014 के बाद 2015 में राष्ट्रीय आय से संबंधित कुछ जो संशोधन किया गया है, उस संशोधन के बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते होंगे कि राष्ट्रीय आय की गणना की जब बात करते हैं तो गणना का 3 मेथड है। एक को कहते हैं इनकम मेथड, दूसरा को कहते हैं एक्सपेंडिचर मेथड और तीसरा को कहते हैं प्रोडक्शन मेथड या उसी को जीवीए मेथड कहते हैं, ग्रॉस वैल्यू एडिशन मेथड कहते हैं। तो जो 15 के पहले और 15 के बाद जीडीपी की गणना में क्या संशोधन किया गया है, क्या परिवर्तन किया गया है, इस टॉपिक के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। दूसरा फिर हम लोग टॉपिक देखेंगे कि मुद्रास्फीति की हम लोग बात करेंगे, जिसको हम लोग अंग्रेजी में इन्फ्लेशन कहते हैं, अंग्रेजी में इन्फ्लेशन कहते हैं, जबकि इसको हम लोग व्यवहार में महंगाई कहते हैं, महंगाई कहते हैं। तो सामान्यतः जब महंगाई की बात करते हैं तो हम लोग महंगाई के सामान्य परिभाषा देते हैं कि एक निश्चित समय अवधि में वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य में जो औसत परिवर्तन होता है तथा मुद्रा की क्रय शक्ति में जो ह्रास उत्पन्न होती है, उसी को सामान्यतः महंगाई कहा जाता है। और ये जो महंगाई शब्द है यानी कि मुद्रास्फीति जो शब्द है, ये विकसित देशों से लिया गया टर्मिनोलॉजी है। तो हम लोग देखेंगे कि महंगाई है एक प्रकार का जो बीमारी है, जिसको हम लोग व्यवहार में अपने देश में डाइन भी कहते हैं, डाइन के शब्द से भी उच्चारित किया जाता है। तो ये जो महंगाई है, इस महंगाई होने के पीछे कारण है और इस महंगाई को हम लोग इस रूप में भी देख सकते हैं कि एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है, एग्रीगेट सप्लाई कम है, यानी कि खरीदने वाले की संख्या क्या है, ज़्यादा है और सप्लाई क्या है, कम है। तो यहीं पे हम लोग को देखना है कि क्या कारण है कि एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है। तो एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा होने के पीछे कारण क्या हो सकता है, तो मनी सप्लाई का बढ़ना। आप लोग भी अनुभव करेंगे कि जब आपके पास मनी सप्लाई ज़्यादा होगा, आपके पास जब मुद्रा ज़्यादा होगा, तो आपकी परचेजिंग पावर क्या होती है, बढ़ जाती है, आपकी खरीदने की शक्ति क्या होती है, बढ़ जाती है। तो यही जो खरीदने की शक्ति बढ़ जाती है, इस शक्ति के बढ़ने के पीछे कारण क्या है, मनी सप्लाई का बढ़ना। अब मनी सप्लाई किन किन कारण से बढ़ता है, तो इसके बारे में हम लोग फिर चर्चा करेंगे। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि अगर आरबीआई चीप मनी पॉलिसी को अगर लागू करता है, चीप मॉनेटरी पॉलिसी को लागू करता है, तो इससे कमर्शियल बैंकों के पास तरलता में वृद्धि होती है और तरलता में वृद्धि होने से कमर्शियल बैंक आम जनता को क्रेडिट फॉर्मेशन क्या करता है, ज़्यादा करता है, जिससे अर्थव्यवस्था में मनी सप्लाई क्या होता है, बढ़ जाता है। तो हम लोग इन्हीं सब को देखेंगे कि महंगाई होने का कारण क्या क्या है। तो हम लोग देखते हैं कि एक कारण है कि मनी सप्लाई का बढ़ जाना, और यही जो मनी सप्लाई बढ़ता है, इसी को कहा जाता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। और यही जो सप्लाई कम हो जाता है, इसको कहा जाता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, इसको कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ठीक है, फिर इसी कड़ी में हम लोग आगे देखेंगे, बात करेंगे कि इस महंगाई होने का जो कारण है, इसका सबसे पहले हम लोग कारण पता करेंगे। इसके बाद इस महंगाई को कम करने का उपाय करेंगे। इसके बाद इस महंगाई का आम पब्लिक पे क्या प्रभाव पड़ता है, इसकी बात करेंगे। इसके बाद महंगाई की गणना के लिए जो कुछ सूचकांक है, जैसे सीपीआई बात करते हैं, डब्ल्यूपीआई बात करते हैं, आईआईपी की बात करते हैं, तो इनके बारे में हम लोग फिर अध्ययन करेंगे। इसके बाद फिर महंगाई से संबंधित कुछ जो शब्दावली है, इसके बारे में हम लोग डिटेल बात करने का प्रयास करेंगे। जैसे स्टैगफ्लेशन क्या होता है, डिसइन्फ्लेशन क्या होता है, जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, तो इसके बारे में हम लोग इस टॉपिक में समझने का प्रयास करेंगे। इसी कड़ी में आगे जब हम लोग सिलेबस की बात करते हैं तो हम लोग भारत में
वित्त व्यवस्था के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। वित्त व्यवस्था या वित्तीय संस्थान के बारे में, वित्तीय फिनेंशियल मार्केट, वित्त बाजार के बारे में हम लोग बात करेंगे। वित्त बाजार के बारे में बात करेंगे। जब वित्त बाजार की जब बात करते हैं तो वित्त बाजार को दो हिस्सों में बांटेंगे। एक को बोलेंगे मनी मार्केट, मनी मार्केट, और दूसरा को बोलते हैं कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट, जिसको हिंदी में बोलते हैं पूंजी बाजार, इसको हिंदी में बोलते हैं मुद्रा बाजार। अब इसी मुद्रा बाजार में हम लोग मुद्रा के बारे में पढ़ेंगे एवं बैंकिंग के बारे में पढ़ेंगे, और इसी पूंजी बाजार को हम लोग व्यवहार में क्या कहते हैं, शेयर बाजार, शेयर बाजार। तो हम लोग यहाँ पे डिटेल देखेंगे। जैसा कि आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो डेली सुनते होंगे कि शेयर बाजार के बारे में कि आज इतने अंकों के साथ शेयर उछाल मारा या इतने अंकों के साथ शेयर लुढ़का है। डेली आप लोग पेपर में पढ़ते होंगे। एक आईपीओ एक बहुत चर्चित शब्द रहता है, आईपीओ, जिसको इनिशियल पब्लिक ऑफर कहते हैं। तो ये डेली हम लोग जो पेपर में पढ़ते हैं इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। शेयर बाजार जो हम लोग कहते हैं कि सेंसेक्स उछाल मारा या सेंसेक्स लुढ़का, तो ये कैसे सेंसेक्स उछाल मारता है, सेंसेक्स कैसे लुढ़कता है, इसका भारत में ये जो सेंसेक्स उछाल मारता है या डाउन होता है, लुढ़कता है, इसका पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था में क्या प्रभाव पड़ेगा, ये कैसे लुढ़कता है, कैसे बढ़ता है, इसके बारे में हम लोग यहाँ डिटेल समझने का प्रयास करेंगे। इसके बाद अगले फिर हम लोग सिलेबस में देखेंगे राजकोषीय नीति के बारे में, राजकोषीय नीति के बारे में, जिसको इंग्लिश में फिजिकल पॉलिसी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि फिजिकल पॉलिसी होता क्या है। जब पॉलिसी की बात करते हैं, नीति की बात करते हैं, तो हम लोग नीति में देखते हैं कि एक मौद्रिक नीति होता है, एक राजकोषीय नीति होता है, एक विदेश व्यापार नीति होता है, एक विदेश नीति होता है। तो यहाँ हम लोग को मुख्यतः इस टॉपिक में हम लोग राजकोषीय नीति की बात करेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि राजकोषीय नीति होता क्या है। राजकोषीय नीति होता क्या है? तो राजकोषीय नीति का सामान्य अर्थ में बहुत कम शब्दों में इसका मतलब होता है कि सार्वजनिक, या इसी को सरकारी भी बोल सकते हैं, सार्वजनिक आय कौमा व्यय तथा सार्वजनिक ऋण से संबंधित नीति को राजकोषीय नीति कहते हैं, राजकोषीय नीति कहते हैं। सार्वजनिक आय कौमा व्यय तथा सार्वजनिक ऋण से संबंधित नीति को राजकोषीय नीति कहते हैं। और एक आप लोग के लिए एक इन्फॉर्मेशन रहेगा, सूचना आप लोग के लिए रहेगा कि हम बोर्ड पे जो लिखेंगे, अगर कोई पढ़ने में असहमति होगी आप लोगों की, तो आप लोग कृपया कमेंट में मुझे बताएंगे, आप मुझे हेल्प करेंगे कि जो लिखावट है इसमें और स्पष्टता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आप लोग से हम उम्मीद करेंगे कि अगर कुछ लिखते हैं वो नहीं पढ़ पाते हैं तो आप लोग इसको कमेंट में बताएंगे, उसको हम और सुधार करेंगे। चूंकि अभी नया शुरुआत है इसलिए कुछ कमियां हो सकती है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि फिजिकल पॉलिसी होता क्या है। अब इस फिजिकल पॉलिसी में फिर हम लोग बात करेंगे तो फिजिकल पॉलिसी के दो टूल्स हैं मुख्यतः, जिसको हम लोग कहते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण। फिर दूसरा देखते हैं कारारोपण, कारारोपण। अब इसी कारारोपण में हम लोग जाएंगे तो जो कर के संदर्भ में जो रिफॉर्म हुए हैं, जो कि जीएसटी जिसको हम लोग मुख्य रूप से जानते हैं, तो जीएसटी के बारे में यहीं पे हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ पहले फिजिकल पॉलिसी होता क्या है, तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि सार्वजनिक आय व्यय तथा सार्वजनिक ऋण से संबंधित नीति को राजकोषीय नीति कहते हैं। अब इस राजकोषीय नीति का
उद्देश्य क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या होता है। तो सार्वजनिक नीति का राजकोषीय नीति का सबसे पहला उद्देश्य होता है कि हमारे पास जो संसाधन है, अब संसाधन की जब बात करते हैं तो हमारे पास तीन प्रकार के संसाधन हैं। हमारे पास रिसोर्सेज कितने हैं, तीन हैं। एक को कहते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज, दूसरे को कहते हैं फिजिकल रिसोर्सेज, और तीसरे को कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज जैसे हम लोग हैं, इनके हमारे देश में जो 1 अरब 40 करोड़ लोग जो हैं वह सभी क्या हैं, रिसोर्सेज हैं। ये अलग बात है कि जो व्यक्ति यानी कि हमारे देश के जो नागरिक निवासी किसी दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, वह भारत के लिए रिसोर्सेज का हिस्सा नहीं होता है। इस बात की चर्चा बेरोजगारी में की जाती है कि जो दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं वह रिसोर्सेज नहीं हो सकते हैं। लेकिन हमारे देश की जब बात करते हैं तो हम लोग की जनसंख्या जो है, ह्यूमन रिसोर्सेज की जो जनसंख्या है 1 अरब 40 करोड़ के आसपास है। तो ये भी हमारे लिए क्या है, संसाधन है। भौतिक संसाधन की बात करते हैं तो सड़क है, पुल है, फैक्ट्रियां है, ये सब क्या है, भौतिक संसाधन है। नेचुरल रिसोर्सेज की बात करते हैं तो पानी है, सूरज की रोशनी है, वायु है, खेत है, जमीन है, पेड़ पौधा है, ये सब क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज है। तो राजकोषीय नीति है क्या, तो ये जो संसाधन है, इस संसाधन का किस प्रकार ऑप्टिमम से ऑप्टिमम दोहन किया जाए, जिससे अधिक से अधिक लोगों के कल्याण स्तर में क्या हो, वृद्धि हो। यही इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि अधिक से अधिक लोगों के कल्याण स्तर में, मानव विकास में लोगों का विकास हो। और यही लोगों के अधिक से अधिक कल्याण दिलाने के लिए सरकार के द्वारा जो पॉलिसी लाई जाती है, उसी पॉलिसी को फिजिकल पॉलिसी कहते हैं। और सरकार इन्हीं दो हथियार के माध्यम से, यही दो हथियार है जिस हथियार के माध्यम से सरकार अपने उद्देश्यों को पूरा करने का प्रयास करती है। तो हम लोग इसमें देखेंगे बजट के बारे में कि पूरे बजट होता क्या है, पहले बजट से संबंधित बजट तैयार कैसे किया जाता है, बजट जो सदन से पारित होता है, फिर बजट सदन में जो इंट्रोड्यूस किया जाता है, फिर बजट को पास कैसे कराया जाता है। फिर उसी प्रकार हम लोग टैक्सेशन के बारे में फिर पढ़ेंगे कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। जैसे आप लोग जानते होंगे डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में कि जिस कर के भार को दूसरे व्यक्तियों पर, दूसरे संस्था पर हस्तांतरित किया जा सके, उसको कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। और जिनका हस्तांतरण संभव न हो उसको कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। इसको एकदम सिंपल जानना है इस रूप में, जिस कर के भार को दूसरे पर हस्तांतरित किया जा सके उसे कहेंगे इनडायरेक्ट टैक्स, और जिसका हस्तांतरण संभव नहीं हो उसको कहेंगे डायरेक्ट टैक्स कहेंगे। अब इसी को जब तकनीकी भाषा में जाइएगा, किताबी भाषा में जाइएगा, तो आप देखेंगे कारापात, कारापात तथा काराघात। घात का मतलब कि जिसके गर्दन पे प्रहार किया जा रहा है, कर किसी और पे लगाया गया और कर का भार किसी अन्य पर पड़ा तो उसको कहेंगे इनडायरेक्ट टैक्स। और जब कर लगाया गया था, कर लगाया गया था एक्स पर और कर का भार भी एक्स पर पड़ा, तब उसको कहेंगे डायरेक्ट टैक्स, इसको कहेंगे इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो हम लोग इसमें बात करने का प्रयास करेंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से अगला जो सिलेबस का कुछ अभी और हिस्सा है जिसके बारे में हम लोग फिर चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।